आज का टॉपिक है आइंस्टीन्स यूनिफाइड फील्ड थ्योरी विद फेमन या रिचर्ड फेमन लाइक डायग्राम्स। तो YouTube वीडियोज का बहुत आभार करते हैं जो हमें गाइड करता जा रहा है। दोस्तों, खाली स्पेस का कोई मतलब होता नहीं है ना। अगर खाली स्पेस में अगर मास ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी भी नहीं होगी तो इस स्पेस का कोई मतलब नहीं है। इस स्पेस का समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर एनर्जी ही इस स्पेस में डिफ्रेंशिएशन ला सकती है, और जो सबसे सिंपल तरीके से हम विजुलाइजेशन कर सकते हैं कि कोई 3D सरफेस खींच ले जो इस खाली स्पेस के इंटीरियर और आउटर को डिफ्रेंशिएट कर सके। ये हालो सरफेस है, अंदर का स्पेस बाहर का स्पेस एकदम बिल्कुल ठीक है, उसी तरह है, लेकिन ये एनर्जी जो है इस सरफेस पे रिसाइड कर रही है। और ये 3D जो सरफेस है यही स्पेस को डिफ़ाइन करता है। 3D एनर्जी सरफेस यही स्पेस को डिफ़ाइन करता है। और कोई भी इस तरह का 3D सरफेस जो है, अगर लियोनार्ड सक्सन साहब या पेनरोज साहब को समझें तो वो कोई भी क्या बोलते हैं, इस तरह का 3D सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल शीट से उसके ये 2D शीट्स के प्रोजेक्शन से 3D प्रोजेक्शन से बनाया जा सकता है। दोस्तों, स्पेस में जहाँ ग्रेविटी बहुत कम है या ना के बराबर है, वहाँ पर हम पहला प्रपोजिशन ये करते हैं कि यहाँ पे ये शीट्स जो हैं जिनको हम एनर्जी शीट्स कह रहे हैं वो एकदम फ्लैट है। और ये मान लीजिए इसमें 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। ए, कैमरामैन रीमा जायसवाल कायदे से दिखाइएगा। हाँ, तो ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं स्पेस में। तो स्पेस में इन 2 पॉइंटों के बीच में मात्र एक एनर्जी शीट्स है। इस तरह से 2 पॉइंट लेते हैं जिनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस ए एंड बी है। फिजिकल डिस्टेंस ए एंड बी है, इनके बीच में एक एनर्जी सीट है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी हैवी मास के करीब, मान लीजिए हम जैसा जहाँ लिख रहे हैं, हो सकता है कि ये शीट जो है, जो क्या बोलते हैं, फिजिकल डिस्टेंस ए और बी ही रही है, ए एंड बी ही रही है, लेकिन ये जो है एक शीट के बजाय अब यहाँ 2 शीट हो गई हैं। हम इनको शीट ना दिखा के हम लाइन से अगर ड्रॉ करें ए और बी के बीच की डिस्टेंस को, तो स्पेस में एक लाइन दोनों पॉइंटों के बीच में, एक्चुअली में दोनों पॉइंटों के बीच में एक लाइन होगी। लेकिन यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल फील्ड में एक शीट जो है ये ट्विस्ट हो जाएगी, एक तरह से 2 शीट में बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? इसमें 2 शीट, एक शीट जो है इस तरह से, ठीक है, ये 2 शीट। तो लाइट जो है इन्हीं ग्रेविटेशनल शीट्स में, क्योंकि ये शीट्स पूरे यूनिवर्स में हर जगह हैं और यही शीट्स फील्ड को भी बना रहे हैं। यही ग्रेविटेशनल शीट्स, जिनको हम ग्रेविटॉन शीट भी कहेंगे, यही फील्ड को भी बना रहे हैं। और ये जब मुड़ जाती हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये इस स्पेस में ये शीट्स मुड़ जाती हैं, तो उन्हीं 2 फिजिकल डिस्टेंसेस के मध्य अब 2 शीट्स हो गई हैं, ठीक है। और यही शीट्स जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वो मास को भी जन्म देती हैं। तो इसलिए जो भी मास हम कभी भी मेज़र करेंगे वो इस शीट्स के कंपैरिजन में ही मेज़र करेंगे, इसलिए इस शीट्स का मास जो रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, ये शीट में अगर मास है तो आइंस्टीन की इक्वेशन E = mc² के अनुसार इसमें एनर्जी भी होगी। लेकिन क्या बोलते हैं, जो हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम इसके रिलेशन में, इस शीट्स के रिलेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए एनर्जी ऑफ इस शीट की जो एनर्जी है mc² से हम नहीं लिख सकते हैं,
बल्कि हम कोई दूसरा कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट और ले लीजिए n, या कुछ भी कांस्टेंट, शीट कांस्टेंट ले लीजिए, तब क्या बोलते हैं, ये s जो है s के रेस्पेक्ट में ही हम आमतौर पे मास को मीज़र करते हैं। तो इसलिए इन एनर्जी शीट्स को कभी मेजर नहीं किया जा सकता है। और स्पेस जहाँ फ्लैट रहेगा वहाँ पर लाइट हमेशा इन्हीं एनर्जी शीट्स पे एज अ डिस्टर्बेंस, कुछ शीट ऊपर हो गई, कुछ नीचे हो गई ना, एज अ डिस्टर्बेंस लाइट यहीं पे c स्पीड से एक्चुअली में ट्रेवल करती है। और एक शीट में अगर लाइट a से b में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 सेकेंड क्या बोलते हैं वो समय लेती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ ग्रेविटी है, लाइट आपको ऐसा प्रतीत होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन लाइट एनर्जी शीट में ही चलेगी और उन एनर्जी शीट में वो उसी स्पीड से चलेगी जैसे वैक्यूम में फ्लैट शीट में चल रही थी, क्योंकि अब नंबर ऑफ बस सीट्स बढ़ गए हैं। तो लाइट एक्चुअली में यहाँ पर 1 सेकेंड डिस्टेंस, 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में जाएगी और यहाँ से यहाँ पे भी 1 सेकेंड लेगी, ठीक है। लेकिन यही जब आप फिजिकल डिस्टेंस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि लाइट तो केवल यहाँ से यहाँ पहुँची है। तो यहाँ पर इस जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में 1 सेकेंड होगा वो एक्चुअली में स्पेस के हिसाब से 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा स्पेस के 2 सेकेंड के, हम स्पेस के 2 सेकेंड के। इसी को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में टाइम डायलेशन हो गया। क्या हो गया? टाइम डायलेशन हो गया। अच्छा, यहाँ से ये भी समझ में आ गया है कि जो टाइम है और स्पेस है वो एक एंटाइटी है, क्योंकि शीट्स क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है। और इसमें लाइट एक ही स्पीड से चलेगी, चाहे वैक्यूम हो चाहे किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। तो एक शीट की जो लेंथ होगी वही लाइट की, क्या बोलते हैं, लाइट का 1 सेकेंड होगा। तो जो इस एनर्जी शीट की लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस एनर्जी शीट या ग्रेविटॉन शीट की जो लेंथ है वही एक्चुअली में 1 सेकेंड है। अब यहाँ पे 2 लेंथ हैं, तो इसलिए स्पेस का तो ये 2 सेकेंड हो जाएंगे, लेकिन जब आप ए और बी में देखेंगे जो आपको दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि वो एक ही शीट को डिस्टेंस कवर की है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में वैक्यूम का जो 1 सेकेंड होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में वो हाफ हो जाएगा। ये टाइम डायलेशन को जन्म कर देता है। तो मतलब स्पेस और टाइम जो है वो एक ही एंटाइटी है, क्योंकि लाइट हमेशा एनर्जी शीट पे कांस्टेंट स्पीड से चलती है, चाहे वो वैक्यूम हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। बस हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड में शीट्स जो होती हैं वो मुड़ जाती है, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ शीट्स को कवर करना पड़ता है। इसलिए उसी फिजिकल डिस्टेंस में जब ज़्यादा नंबर ऑफ शीट्स को कवर करेंगे तो वो टाइम डायलेशन के रूप में दिखता है। खैर, अब इन शीट्स में ही आइंस्टीन साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को एक साथ मिक्स करना चाहते थे। चूँकि लाइट इन्हीं शीट्स में डिस्टर्बेंस की ओर चल रहा है, तो इन शीट्स में जो डिस्टर्बेंस की ओर चल रहा है, तो हम इन शीट्स को अब नहीं दिखाएंगे। अब ये लाइट को चलने दीजिए एज ए डिस्टर्बेंस ना। और ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है ये फोटोन P1 है। ये ग्रेविटॉन शीट का एक तरह से, ये जो लाइट का डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल कर रहा है c की स्पीड से, ग्रेविटॉन शीट का डिस्टर्बेंस है। ग्रेविटॉन शीट का डिस्टर्बेंस है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये फोटोन P1। इसी तरह से एक जब दूसरी शीट में फोटोन चलता है तो दूसरा फोटोन भी क्या बोलते हैं इधर से आएगा, वो दूसरी शीट में चलेगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो ये 2 ग्रेविटॉन शीट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इनमें डिस्टर्बेंस आपस में कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। दिस इज फोटोन P1, दिस इज फोटोन P2। हम रिचर्ड फेमन साहब की तरह कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होगा क्या कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये जो यहाँ पे आप पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है, कुछ समय बाद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन जब ये फोटॉन्स कोलाइड करेंगे तो होगा क्या
कि ये क्या बोलते हैं, जो डिस्टरबेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बदलते रहते हैं फ्लो करते समय एक ही पॉइंट पर, शीट का यही एरिया जो कभी पॉजिटिव होता है थोड़े समय बाद नेगेटिव हो जाएगा, शीट का ये एरिया जो होता है ये क्लोज हो जाता है जब फोटॉन्स कोलाइड करते हैं। तो होगा क्या कि शीट अब नए अरेंजमेंट में दिखती है, और इस तरह से नए अरेंजमेंट में दिखती है कि पॉजिटिव डिस्टरबेंस अपनी जगह पे मानो फिक्स हो गए हों, और उसके बगल क्या बोलते हैं, कुछ अभी शीट उसी तरह डिफॉर्मेशन लिए हुए है, उसके बगल नेगेटिव डिस्टरबेंस क्या बोलते हैं, क्लोज हो गए हैं, अपनी आइडेंटिटी बचा लिए हैं। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, शीट कुछ डिस्टरबेंस उसी हिसाब से लिए हुए जैसे फोटॉन में था, अभी क्लोज नहीं है, लेकिन फिर से क्या बोलते हैं पॉजिटिव, और ये फिर से क्या बोलते हैं नेगेटिव। अब ये जो डिस्टरबेंस क्लोज हो गए हैं ये अपनी आइडेंटिटी को बना लेते हैं, और इस तरह से हिग्स के क्या बोलते हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स बनते हैं, और इसी तरह से हिग्स के पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक, आगे चूंकि ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं डिस्टरबेंस, तो शीट्स इस तरह से दोनों की रीअरेंज होती है कि सारे पॉजिटिव जो डिस्टरबेंस हैं एक पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, और जितने नेगेटिव डिस्टरबेंस हैं वो एक्चुअली में एक तरफ आ जाते हैं, इसके दोनों तरफ, न्यूक्लियस के दोनों तरफ। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, यही जो सरफेसेस क्लोज हो गए यही एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज बनाते हैं जो अब फिक्स हो गए हैं, अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज पूरे यहाँ आ गए हैं। ये न्यूक्लियस की फील्ड को जन्म देते हैं, एन फील्ड, न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड या प्रोटॉन की फील्ड को जन्म देते हैं, और ये पूरे नेगेटिव जो बॉल्स आपको मासलेस पार्टिकल दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन फील्ड को जन्म देते हैं। अब क्या होता है, कुछ और इनके बीच में ग्रेविटॉन शीट कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लिए रहती है, फ्लक्चुएशन में होती है, और ये अगल बगल के जो बॉल्स हैं उनसे इंटरेक्ट भी डायनेमिक वे में करती रहती है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो बॉल, कैमरामैन रीमा जायसवाल समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरफियर करने लगते हैं, ये शीट्स ये दोनों बॉल्स आपस में मिक्स करने लगती हैं। तो अब हम इधर का फिगर नहीं दिखाएंगे, फेमन डायग्राम के अनुसार अभी हम न्यूक्लियस की फील्ड को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर दो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोइलेस हो गए, शीट्स इस तरह से चेंज हुई। जब कोइलेस हुए तो ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के इनके सरफेस एनर्जी सरफेसेस हाइड हो गए। जैसे ही ये सरफेस हाइड हुए तो ये फील्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, और यहीं से मास बनता है, यहाँ से मास, नेगेटिव मास बनता है, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या बोलते हैं, इसी बीच यहाँ पे देखिए कि ये जो डिस्टरबेंस अभी भी ओपन है, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मास गेन करता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड में इलेक्ट्रॉन मास गेन करता है, ठीक है कैमरामैन। हाँ। और यहाँ पर देखिए अभी भी जो ये, और ये सब इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनाते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन की फील्ड बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं मास बना रहा है, ठीक। लेकिन ये सब ग्रेविटॉन शीट से हैं, अभी भी इसमें डिस्टरबेंस लाइव है। तो जब ये डिस्टरबेंस आपस में मिलते हैं तो एक्चुअली में शीट के जो बचा हुआ डिस्टरबेंस है वो भी रीअरेंज होता है। तो नेक्स्ट फिगर में जब आप देखेंगे, नेक्स्ट फिगर में कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड, और ये क्या बोलते हैं ये भी नेगेटिव फील्ड, यहाँ पे जहाँ पे दोनों मास बनाए हैं यहाँ पर ये फील्ड जो ग्रेविटॉन का बचा हुआ शीट है वो भी, जो अभी लॉक नहीं है डिस्टरबेंस, वो भी लॉक होते हैं, कुछ इस तरह से लॉक होते हैं, ये चीज़ इस तरह से कुछ लॉक होती है कि
जो नेगेटिव सरफेस यहाँ हाइड हो गया था इन दोनों का कुछ पोर्शन, वही नेगेटिव सरफेस क्या बोलते हैं अब रीजनरेट होता है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बनी रहती है। और उसके बाद चूंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्टर्बेंस है, तो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस क्या करते हैं, पॉजिटिव डिस्टर्बेंस आपस में मिलकर वो इलेक्ट्रॉन फील्ड में, ये सारी चीज़ें कहाँ, ये देखिए ये न्यूक्लियस की फील्ड है, इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड में ही आप देखिए तो क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का मास बन रहा होता है तो वहीं पर क्या बोलते हैं, उसके आगे इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ऑल जन्म लेते हैं जो ग्रेविटॉन शीट्स बची हुई है, और पॉजिटिव वाले आपस में कोलाइड करके फ्यूज होकर पॉजिटिव मटेरियल बनाते हैं, जिसको जितना मटेरियल यहाँ बनेगा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा, उतना ही यहाँ पे एंटी मैटर क्या बोलते हैं एम डिराक साहब का एंटी मैटर बन जाएगा। और जितना नेगेटिव मासलेस पार्टिकल यहाँ कंज्यूम हुआ मास बनाने में, उतने ही नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स वास्तव में जनरेट हो गए, ये जो बीच में शीट बची हुई है। हाँ, जो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस हैं वो लॉक होकर क्या बना लिए, एंटी मैटर बना लिए। लेकिन ये चीज़ें जो पॉजिटिव एंटी मैटर है ये इलेक्ट्रॉन फील्ड में ही जन्म ले रहा है, न्यूक्लियस के फील्ड में नहीं। यही जो प्रोसेस आउटर में होता है, इसी तरह का प्रोसेस न्यूक्लियस में भी होता है इक्विवेलेंस के हिसाब से। तो हम न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या बोलते हैं सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटॉन शीट्स में चलती हुई कैसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन शीट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, जो स्पेस है वो 2D शीट से बना हुआ है। 2D शीट्स आपस में ग्रेविटी की फील्ड में शीट्स मुड़ जाती हैं, यही टाइम डिलेशन का कारण बनता है। और शीट्स क्या बोलते हैं, जो शीट्स में लाइट चलती है उसकी स्पीड फिक्स होती है, नंबर ऑफ शीट्स बढ़ गई तो 2 सेकंड स्पेस का यहाँ पर एक फिजिकल डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन आपको लाइट की स्पीड वही प्रतीत होगी क्योंकि ये 1 सेकंड है और डिस्टेंस भी आधी हो गई है। तो ये टाइम डायलेशन भी आपको समझ में आया। तो स्पेस और टाइम एक ही चीज़ है, क्योंकि लाइट हमेशा एनर्जी सीट में चलती है, उस एनर्जी सीट हमेशा क्वांटाइज्ड है, जो बोर साहब कहते हैं। इन्हीं एनर्जी सीट पे लाइट एज ए डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। और जैसा कि फेमन डायग्राम में फोटोन कोलाइड करते हैं, तो फोटोन के कोलाइड करने से डिस्टर्बेंस मासलेस नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, जिसको हिग्स पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स कहते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल सारे एक जगह पे आ जाएंगे तो न्यूक्लियस की फील्ड हो जाएगी ये पॉजिटिव पार्टिकल सब, और नेगेटिव पार्टिकल जब एक जगह पे आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की फील्ड हो जाएगी। फिर ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जब आपस में हाइड कोलेज करते हैं तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की सरफेस हाइड होने लगते हैं, यही मास को जन्म देते हैं और यहीं से मैटर बनता है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बनता है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन शीट जो अभी भी अनलॉक डिस्टर्बेंस पॉजिटिव नेगेटिव ली हुई है, जितना नेगेटिव शीट कंज्यूम होगी उतना ही क्या बोलते हैं नेगेटिव शीट, ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल रीजनरेट हो जाते हैं और पॉजिटिव शीट्स आपस में जुड़कर क्या बोलते हैं, ठीक इसी तरह जैसे यहाँ जुड़े थे, न्यूक्लियस के बाहरी एंटी मैटर का जन्म देते हैं। तो इसलिए अगर हमको जैसा प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर मटेरियल बैलेंस से बनाया करते थे, तो चूंकि सारी चीज़ें मासलेस नेगेटिव पार्टिकल से बन रही हैं, मासलेस इलेक्ट्रॉन का मास जो बन रहा है मासलेस नेगेटिव पार्टिकल से बन रहा है, तो इस पूरे फिनोमिना को एक बॉक्स में हम कैद कर लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जहाँ पे मास दिख रहा है अप्रिशिएबल वे में, हम उस पोजीशन पर क्या बोलते हैं एक यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं और देखते हैं कि ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी इस वॉल्यूम में यहाँ पर क्या बोलते हैं इस रीजन में कैसे कैसे किन किन फिनोमिना से चेंज होती है। हिग्स नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को अगर हम इस पॉइंट पे जहाँ मास दिख रहा है अगर साई से रिप्रेजेंट करें तो पर यूनिट वॉल्यूम ये कैसे चेंज होगा, इस बॉक्स के अंदर ये कैसे चेंज होगा, तो ये समय के साथ डेवर बाई डेवर टी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है।
और इस वॉल्यूम में क्या बोलते हैं जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कुछ डिफ्यूज भी होंगे, कुछ इससे बाहर भी जाएंगे। तो एक टर्म जो होगा वो डिफ्यूजन का होगा नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का, जो डबल डेरिवेटिव के रूप में साई के ग्रेडियंट या नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की जो डेंसिटी है उससे रिप्रेजेंट होगा। प्लस यही नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेस करके जो मास को जन्म दे रहे हैं, इस मास को इस पोजीशन पर वे वेलोसिटी भी देंगे। क्या देंगे? वेलोसिटी भी देंगे। और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को इस वॉल्यूम से वापस रिबाउंड भी करेगा। तो इसलिए रिबाउंड टर्म भी जोड़ना पड़ेगा और एक कांस्टेंट बी ले लेंगे। जितना वेलोसिटी स्पीड होगी वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग होगी, जो इस मास की पोजीशन के अनुसार हम डिफाइन करेंगे। और कितने को ठेलेगा? जितना कि क्या बोलते हैं वापस बैक करेगा, जितना कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इस मास के अगल बगल इस पॉइंट पर मास की पोजीशन पर होंगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये बबल्स जो भी इस रीजन में आ रही हैं, ये बबल्स डिफ्यूज होके और रिबाउंड करके नेट से वो आपस में कोलेस होके ख़त्म भी हो रही हैं ना, ख़त्म भी हो रही, मैटर बना ले रही हैं। तो वो डेंसिटी भी चेंज करेंगे। किसकी डेंसिटी करेंगे? मैटर की डेंसिटी चेंज करेंगे। तो मैटर की डेंसिटी के लिए टर्म डेवर बाई डेवर टी हो जाएगा। और क्या बोलते हैं वो मैटर की डेंसिटी अगर एक्स टी से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से, और इसी के प्रोपोर्शनल ही बबल कंज्यूम होंगी। लेकिन ये मैटर दो कैटेगरी का है। एक मैटर ये क्या बोलते हैं चेंज दो कैटेगरी का, एक मैटर बना रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक क्या बना रहा है कैमरामैन, एक क्या बना रहा है, एक देखिए क्या बना रहा है, एक तो मैटर बना रहा है ना, जहाँ पे नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कोइलेस कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाहर क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन। यह नेगेटिव पार्टिकल जो ग्रेविटॉन शीट है बाहर, अभी भी जो डिस्टर्बेंस अनलॉक है उससे नेगेटिव चार्जेस फिर से रीजनरेट हुए और एंटी मैटर भी बन रहा है। क्या बन रहा है? एंटी मैटर। तो इस एंटी मैटर के करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं जो एक्स्ट्रा नेगेटिव बबल्स बने उसको भी तो काउंट करना है ना, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो एंटी मैटर की डेंसिटी। तो इसलिए स्पिन कांस्टेंट S1 यहाँ जोड़िए, दूसरा जो एंटी मैटर की डेंसिटी आप चेंज करोगे उसके प्रोपोर्शनल आप दूसरा स्पिन कांस्टेंट S2 जोड़िए। तो जो आपकी इस रिचर्ड फेमन डायग्राम से आप कितनी आसानी से श्रोडिंगर इक्वेशन को रियल टर्म्स में लिख सकते हो, और ग्रेविटी आइंस्टीन साहब की ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, उससे आप कैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड हिग्स नेगेटिव पार्टिकल्स और उसकी डायनेमिक श्रोडिंगर इक्वेशन को एक झटके में रियल वेरिएबल से आप लिख सकते हैं। और यही चीज़ प्रोटॉन फील्ड में होगी जो कहीं ना कहीं क्वार्क्स इत्यादि, ग्लूऑन्स इत्यादि उसको जन्म देंगे। अंतिम स्टेज में हम यही दिखाना चाहते हैं फिगर को सिंप्लीफाई करके कि होता क्या है। होता ये है कि ये न्यूक्लियस की फील्ड को अभी छेड़ते नहीं हैं, और जो भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसका जो मास यहाँ पे बना हुआ है आपस में कोयलेस की वजह से जो मास बना हुआ है, इस मास को ही दिखाते हैं। तो होता क्या है, ये मास जब मूव करता है और आगे जब मूव करता है तो और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से फ्यूज करता है, तो जिससे ये मास क्या बोलते हैं एक तरह से ये मास, ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ये जब वेलोसिटी से जब अपनी ही फील्ड के विरुद्ध, जिसको कहते हैं सेल्फ इंटरेक्शन, रिचर्ड फेमन साहब बोलते हैं, व्हीलर साहब बोलते हैं, तो जब ये अपनी ये नेगेटिव मास अपनी ही फील्ड के विरुद्ध चलता है इस नेगेटिव उसके, तो होता क्या है कि कोइलेसेंस और बढ़ता है, तो ये मास और ये मोमेंटम लूज करता है, ये मोमेंटम लूज करता है, तो ये मास क्या बोलते हैं आगे फैलता है, ये मास आगे फैलता है। ठीक है, ये मास आगे फैलता है, लेकिन इससे ही थोड़ी ही दूर पर इसके आगे दूसरे सिरे पर आप देखिए कि नेगेटिव फील्ड, तो फिर से यहाँ ये वाली जो डिस्टर्बेंस, दो नेगेटिव पार्टिकल में जो डिस्टर्बेंस है वो एक्स्ट्रा नेगेटिव बबल्स बना लेता है, लेकिन साथ में एंटी मैटर भी बना रहा है। क्या बना रहा है? एंटी मैटर। तो इस साथ में ये मैटर तो बनता है, मैटर इलेक्ट्रॉन का इसके मूवमेंट से, लेकिन ये क्या बोलते हैं एंटी मैटर भी साथ में एंटी मैटर भी बनता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है तो ये स्लो होता है, बेसिक पार्टिकल स्लो होता है, तो इसका मोमेंटम क्या होता है? कम होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग में फील्ड का मोमेंटा, नेगेटिव फील्ड का मोमेंटा बढ़ता है, तो इसलिए मास बढ़ता है। इसी तरह से क्या बोलते हैं एंटी मास भी बढ़ता है, लेकिन एंटी मास क्या करता है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है
तो एंटी मास जैसे ही मास के कांटेक्ट में आता है नेगेटिव मास के, तो इसको इरोड करता है। क्या करता है? इरोड करता है। तो समय के साथ जो फिगर ये रहती है, ये जो पार्टिकल बड़ा से दिख रहा है, समय के साथ ये पार्टिकल क्या बोलते हैं, जब ये पार्टिकल और पास आएगा न्यूक्लियस के, तो ये पार्टिकल छोटा होता जाता है और मास जो मास है फील्ड का वो और फैलता जाता है। क्लाउड बढ़ता जाता है, क्लाउड बढ़ता जाता है। ठीक है। और एंटी मैटर भी कुछ रहता है, लेकिन ये कंज्यूम हो रहा है तो इसकी लेंथ उतनी रहती नहीं है। ओवरऑल सिस्टम का मास क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है तो ओवरऑल सिस्टम का मास, चाहे पार्टिकल का मास हो, क्लाउड का मास हो, एंटी मैटर सब इंक्रीज करता है ओवरऑल। लेकिन जब यही प्रोसेस जब रिवर्स में होता है, तो यही पूरी प्रक्रिया रिवर्स में हो जाती है और तब क्लाउड का मास डिक्रीज करता है और पार्टिकल बड़ा दिखने लगता है। इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे, जब पार्टिकल बड़ा दिखने लगता है तो इसको हम पॉजिटिव स्पिन, पॉजिटिव S1 कहेंगे, पॉजिटिव S2 कहेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, जब ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की तरफ पार्टिकल जब छोटा होने लगता है लेकिन क्लाउड बढ़ने लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को नेगेटिव स्पिन कहेंगे। तो आप स्पिन भी इस तरह से हमने समझाने की कोशिश की है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तो दो फोटॉन्स आपस में, एक दो ही फोटॉन नहीं और फोटॉन 3 डायमेंशनल वे में इंटरेक्ट करके न्यूक्लियस की फील्ड और इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनाते हैं। लेकिन अगर मात्र 2 फोटॉन्स आपस में इंटरेक्ट करें, मात्र 2 फोटॉन आपस में इंटरेक्ट करें, तो दोनों फोटॉन जब आपस में टकराते हैं तो वास्तव में पॉजिटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड, पॉजिटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड इस तरह से पहले बनती है। ये पूरा सिस्टम दिखता है। जो आगे जाके कुछ पॉजिटिव्स जो होती हैं, जो अभी सेंटर में हो रहा है, कुछ पॉजिटिव्स ज़्यादा एक तरफ अरेंज हो जाएं, कुछ पॉजिटिव ज़्यादा एक तरफ अरेंज हो जाएं। आपको इनके बीच कुछ नेगेटिव रहे लेकिन कुछ पॉजिटिव्स अगर ज़्यादा एक तरफ अरेंज हो जाएं, तो एक्चुअली में ये पॉजिट्रॉन को बराबर है। किसके बराबर है? पॉजिट्रॉन। और उसी सीट में क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स ज़्यादा एक तरफ हो जाएं लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव पार्ट भी रहे ना, तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 फोटॉन्स कोलाइड करेंगे P1 और P2 स्पेस में, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएगा, लेकिन ये एक ही ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर या एक ही ज्योमेट्री का हिस्सा है। ये 2 शीट से बनी ग्रेविटॉन थ्रेड का हिस्सा है। ऐसे कई सारी थ्रेड्स अगर बीच में जुड़ जाएं तो पॉजिट्रॉन सिस्टम और इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओवरऑल एक ही एंटाइटी है। जैसे ही आप पॉजिट्रॉन सिस्टम को आप क्या, अब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करके कुछ मास भी पा लेंगे। हाँ। ठीक है। और यही प्रक्रिया जो यहाँ पे हुई है इलेक्ट्रॉन फील्ड में, यही क्या बोलते हैं, बीच वाले थ्रेड में भी हो जाएगी। ठीक है। तो पॉजिट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है अपने ज़्यादातर पॉजिटिव मास और पॉजिटिव क्या बोलते हैं फील्ड के साथ, लेकिन इसके बीच में कुछ एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन का जरूर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से तो ये पॉजिट्रॉन ये इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जस्ट अपोजिट मूव करता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन मास के साथ और अपनी फील्ड के साथ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एंटी मैटर प्रोटॉन पॉजिट्रॉन का होगा। ये दोनों सिस्टम एक हैं, ये दोनों सिस्टम एक है। और ये थ्रेड्स जो फिक्स हो गई हैं, ये फिक्स नहीं है, डायनेमिक है। ये थ्रेड का ये हिस्सा कभी इधर आ जाता है मास एनर्जी कन्वर्जन से, समझ रहे हैं ना, मास एनर्जी कन्वर्जन से E=mc² से ना, थ्रेड का कुछ हिस्सा चार्ज में, चार्ज का कुछ हिस्सा फिर से डिस्टर्बेंस में बदलता रहता है। तो ये पूरा डायनेमिक सिस्टम है। तो जब 2 फोटॉन्स आपस में लड़ते हैं तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डायनेमिक सिस्टम है, मास एनर्जी कन्वर्जन लगातार चल रहा है, इसलिए हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एकदम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। यही प्रोटॉन ये पॉजिट्रॉन का जो पार्टिकल है, कुछ समय बाद क्या बोलते हैं, सिस्टम इस तरह से चेंज हो कि ये नेगेटिव
मास में बदल जाए, नेगेटिव मास में बदल जाए, और जो नेगेटिव यहाँ पर डिस्टरबेंस है जो कहीं ना कहीं ग्रेविटॉन बची हुई ग्रेविटॉन सीट से बनेगा, उसका एक पॉजिटिव पार्ट डेवलप हो जाए। तो इसलिए चूंकि ये डायनेमिक सिस्टम है और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन कोलिजन से जन्म लेंगे वो एक ही शीट पे हैं ना, और ये मास एनर्जी कन्वर्जन एक तरह से हो रहा है, और ये पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटीज बदलते रहते हैं, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स, और इसी के साथ मास भी नेचर बदलता रहता है ना। तो इसलिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो दोनों हैं वो एक ही सिस्टम का पार्ट है, और दोनों स्पिन एंजॉय करते हैं। इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। और यही के कारण इंटेंगलमेंट होता है। लेकिन जब भी हम कहीं पे हम पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन को एक साथ, पॉजिटिव चार्जेस को और उसके मास को एक साथ हम डिटेक्टर से मेटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक नेगेटिव जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ दिखाइए नेगेटिव जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन की और जो नेगेटिव मास है वो ऑटोमेटिक वो डिफ्रेंशिएट इंस्टेंटेनियसली हो जाता है बिना किसी समय गवाए। और ग्रेविटॉन सीट अगर बहुत लंबी हो और इस तरह से सिस्टम चल रहा हो बिना डिस्टरबेंस का, तो लॉन्ग रेंज में इस तरह का इंटेंगलमेंट देखा जा सकता है। और जैसे ही आप पॉजिट्रॉन का, और जब तक आप मेजर नहीं करोगे जो बोर साहब कह रहे हैं, तब तक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोनों क्या बोलते हैं, दोनों स्पिन में होते हैं। और क्योंकि उनके पार्टिकल्स की आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, वो आपस में चेंज कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रेविटॉन सीट्स की मदद से लगातार डायनेमिक ई बराबर आइंस्टीन साहब की ई बराबर mc² इक्वेशन के कारण। लेकिन जब आप डिटेक्टर से आप पॉजिट्रॉन को उनके पॉजिटिव चार्जेस और उसकी फील्ड को एक साथ अलग करते हो, तो जो भी उस समय पॉजिटिव और उसकी फील्ड एक साथ जो मिलती है वो पॉजिट्रॉन सिस्टम बनाती है, तो रेस्ट वाला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो बना लेगा। और अगर एक की स्पिन प्लस हाफ आ रही है तो दूसरी की माइनस हाफ एक साथ आ जाती है। कि ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास दो दस्ताने हैं, आपने इन दोनों दस्ताने जो जिस लेदर से बने हैं, जिस फैब्रिक से बने हैं, वो दोनों ये ग्रेविटॉन फैब्रिक से बने हैं। तो आपने इसके दोनों मटेरियल को, जब दोनों दस्तानों को मिक्स किया, तो दस्ताने अभी अलग अलग आइडेंटिटी नहीं रखे हुए हैं, बल्कि इनके दोनों के मटेरियल मिक्स हो गए हैं, दोनों का लेदर, दोनों का ग्रेविटॉन सीट मिक्स हो गया है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन आप करते हो तो पता लगता है कि इसी कॉमन मटेरियल से आप एक दस्ताना जनरेट कर रहे हो, आप एक दस्ताना जनरेट कर रहे हो। जैसे एक दस्ताना जनरेट करते हो तो आप एक ही दस्ताना नहीं जनरेट कर रहे हो, आप दूसरे दस्ताने को भी बना रहे हो साथ साथ। इसलिए कोई भी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कॉपी में बहुत अच्छा बता दे रिमा, 2 मिनट इधर, 2 मिनट और 1 मिनट की जो ग्लव्स की एनालॉजी बोर आइंस्टीन डिबेट में जो ग्लव्स की एनालॉजी दी जाती है कि आपके पास मान लीजिए कि 2 दस्ताने हैं ना, आपके पास 2 दस्ताने हैं और दोनों दस्ताने को मिक्स कर दीजिए एक साथ। तो आप जब एक, ये दस्ताने काफ़ी दूर हैं, दोनों बक्सों में हैं, ठीक है। तो अगर एक दस्ताने, अगर ये लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट ग्लव है, और ये क्या है, राइट ग्लव है, तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब तक आप डिटरमाइन नहीं करोगे ये वाला दस्ताना ये भी रहेगा और ये वाला दस्ताना ये भी रहेगा, इसके सुपरपोजिशन रहेगा। लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, सिचुएशन ये है कि ये दोनों दस्ताने जो आप अलग अलग बॉक्स में रखे हो, ये दोनों दस्ताने का मटेरियल जो है वो एक सिस्टम है, वन सिस्टम है। क्या है? वन सिस्टम। और ये दोनों दस्ताने क्या बोलते हैं, एक तरह से कंबाइंड दस्ताना, इनके दोनों मटेरियल बनाए हुए हैं, कंबाइंड मटेरियल बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पर मटेरियल जो दस्ताने का, ग्लव्स का मटेरियल है वही है, ग्लव्स का मटेरियल ही है, ठीक है ना, ग्लव्स का मटेरियल ही है, कोई लेफ्ट और राइट नहीं है। कुछ मटेरियल आपको लेफ्ट की तरफ दिखेगा, कभी कुछ मटेरियल उसी दस्ताने का बगल में
राइट ग्लब की तरफ दिखेगा। अगले समय देखेंगे तो यही वाला मटेरियल यहाँ पे राइट की ग्लव्स की तरफ दिखेगा और ये यहाँ पे जो राइट ग्लव्स का मटेरियल है वो लेफ्ट ग्लब की तरफ दिखेगा। ये डायनेमिक इंटर कन्वर्जन जो E बराबर mc² से है, हिडन वेरिएबल हिडन इंफॉर्मेशन जो आइंस्टीन साहब कह रहे थे, उसी के कारण क्या बोलते हैं, दोनों ही दस्ताने उनका मटेरियल मिक्स है और वो क्या बोलते हैं, दोनों दस्ताने दोनों ही क्या बोलते हैं क्वांटम स्टेट में है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन करोगे डिटेक्टर से, तो इससे जैसे ही आप एक दस्ताना लेफ्ट वाला दस्ताना बनाओगे, ठीक वैसे ही राइट वाला दस्ताना भी राइट ग्लब भी बन जाएगा इंस्टेंटेनियसली। ठीक है ना, जो क्वांटम फिजिक्स कहती है। तो इस तरह से आइंस्टीन साहब की E बराबर mc² और स्पेस टाइम को जब ग्रेविटॉन फैब्रिक और फेमेंट डायग्राम की तरह हम उसको क्या बोलते हैं मीनिंग देने की कोशिश करेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में नहीं बल्कि रियल वेरिएबल्स और रियल फिजिक्स में समझने की कोशिश करेंगे, तो क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों आपको एक ही रिजल्ट पे ले जाएगी। और जो आइंस्टीन साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे EPR पेपर में वो बहुत ही जायज था। क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है, ये बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के हार्ट में आइंस्टीन की E बराबर mc² इक्वेशन थी, स्पेस टाइम था जिसको इंटीग्रेट करना जरूरी था। और जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करते हैं तब तक आपको क्वांटम फिजिक्स में जो बोर इंटरप्रिटेशन है उसी से काम चलाना पड़ेगा कि जब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक सुपरपोजिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसी तरह रहेंगे। जब आप मेजर करोगे तभी क्या बोलते हैं वो स्टेट्स प्लस हाफ माइनस हाफ वाली फिक्स होगी। इसका कारण क्या है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक एटम में एक साथ रहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर कि अगर बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स एक है तो स्पिन वाली डिफरेंट होनी चाहिए, वो दोनों के क्लाउड मिक्स हैं। इसी तरह से अगर दो फोटॉन्स कोलाइड करेंगे तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक ही ग्रेविटॉन शीट, कई ग्रेविटॉन शीट जो आपस में जुड़ी हैं एक ही सिस्टम का पार्ट है जो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट होंगे। और वो अपने जो पॉजिट्रॉन की पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स और उनके बीच में जो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग उनकी फील्ड्स जो हिग्स पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड्स के बराबर है, और उनके बीच में जो बची हुई ग्रेविटॉन शीट्स आपस में मास एनर्जी कन्वर्जन से इतने मिक्स रहेंगे कि कौन पॉजिट्रॉन बना रहा है कौन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बना रहा है किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। एक तरह से दोनों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही स्पिन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन करोगे पॉजिटिव मास और पॉजिटिव क्या बोलते हैं मासलेस पार्टिकल को एक तरफ करोगे, पॉजिट्रॉन का मास और उसकी फील्ड को एक तरफ मेटेरियलाइज करोगे, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन और उसका फील्ड मेटेरियलाइज इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा। यही क्या बोलते हैं दोनों लोगों को कंबाइन करके रिजल्ट मिलता है फेमेंट डायग्राम की मदद से। और यही सेंट्रली एप्टीट्यूड क्वांटम फिजिक्स का चल रहा है। और फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम फिजिक्स में को डेवलप करने में आइंस्टीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और श्रोडिंगर साहब जो मानते थे ना कि इलेक्ट्रॉन फैल गया है, वो वास्तव में फैल गया है। मैक्स बॉर्न जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं मिलता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन फैला होता तो एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन आधा भी मिल सकता था, क्योंकि वो फैला है तो उसमें कुछ मटेरियल मिल सकता था। एक्चुअली मास एनर्जी कन्वर्जन इतना तेज है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो इलेक्ट्रॉन फैला है उसके मास एनर्जी कन्वर्जन इतना तेज है कि उसकी फील्ड और मास में डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता है। यही कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में होता है तो वो एनर्जी नहीं रिलीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फैला हुआ होता है बोर ऑर्बिट में कई पार्टिकल्स में, और वो जो भी एनर्जी मैक्सवेल के आधार पे एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रिलीज करेगा क्लाउड खटाक से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ये डायनेमिक प्रोसेस इतना तेज होता है कि इलेक्ट्रॉन का फैला हुआ क्लाउड और जो उसकी फील्ड है वो आपस में कन्वर्टिबल होते हैं कि कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है। इसलिए ये सिस्टम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में भी जल्दी टूटने की इसकी उम्मीद नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा ही आपको मिलेगा।
जब तक कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चीजें, जब तक हम इस हाई इंटरकन्वर्टी जो मास एनर्जी कन्वर्जन की है बहुत हाई एनर्जी लेवल्स पे, या कोई नई ट्रिक से हम इसको इलेक्ट्रॉन की तोड़ने की कोशिश ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।